नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मेरे प्यारे बच्चों, आप हमसे पूछते हो कि मैडम TGT का परीक्षा बहुत नज़दीक आ गया है, आप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं MCQ ऑन फैट वसा पर मल्टी चॉइस क्वेश्चंस लाई हूँ आपके लिए। अगर आपने इन प्रश्नों का जवाब दे दिया तो बेटा मैं आपको गारंटी के साथ कहती हूँ MCQ फैट्स जो मैंने आपको वसा बता रही हूँ, वसा पर इससे अधिक क्वेश्चन नहीं आएगा। चाहे कितना भी ट्विस्टेड क्वेश्चन हो, अगर आपने इन प्रश्नों को कर लिया है तो आप समझिए आपने अपने क्वेश्चंस को तैयार कर लिए हैं। ठीक है, तो चलिए बगैर समय गंवाए हुए हम अपने कर्तव्य की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि आप कितना क्वेश्चन सही कर पाती हैं, और इसके बाद मैं आपको उन प्रश्नों का जवाब भी दूंगी। जैसे कि आप कहते हो मैडम हमारे पास समय कम है, तो आप हमें प्रश्नों का उत्तर भी दे दिया करें। तो ठीक है, चलिए हम आपकी बात को मानते हैं। पहला है सल्फोलिपिड उपस्थित रहते हैं। सल्फोलिपिड उपस्थित रहते हैं किसमें? पहला मस्तिष्क में, दूसरा मांसपेशियों में, तीसरा गुर्दों में, या चौथा यकृत में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। चाहे आप नेट का परीक्षा दे रहे हो या TGT का दे रहे हैं या PGT का दे रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको मैं आप पूछ रही हूँ आपसे, तो आपको इन प्रश्नों का उत्तर आना चाहिए। चलिए, मैंने क्या पूछा प्रश्न? सल्फोलिपिड उपस्थित रहते हैं, किसमें रहता है उपस्थित? मस्तिष्क में या मांसपेशियों में या गुर्दों में या यकृत में? पहला प्रश्न समझ आ गया। दूसरा, फास्फोलिपिड्स उपस्थित होता है। फास्फोलिपिड्स उपस्थित होता है, ऑप्शन है आपके पास सेरेब्रोसाइट्स में, गैंग्लियोसाइट्स में, मस्तिष्क में या मांसपेशियों में। किस में उपस्थित रहता है? ये आपको आंसर देने हैं। और अब क्वेश्चन नंबर तीसरा, हमारे शरीर में वसा का स्थानांतरण होता है। ऑप्शन है लाइपोप्रोटीन द्वारा, दूसरा फास्फोलिपिड द्वारा, तीसरा ग्लाइकोलिपिड द्वारा, या चौथा सल्फोलिपिड द्वारा। ये सब आपके इम्पॉर्टेंट है कि हमारे शरीर में वसा का स्थानांतरण किसके माध्यम से होता है। तो पहला देखो लाइपोप्रोटीन, दूसरा फास्फोलिपिड, तीसरा ग्लाइकोलिपिड, या चौथा सल्फोलिपिड। कौन सा आपके ऑप्शन करेक्ट हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखो, प्राणिज स्टीरॉल्स होते हैं। प्राणिज मतलब एनिमल स्टीरॉल्स होते हैं। कौन सा स्टीरॉल्स है इसका नाम बताना है? कोलेस्ट्रॉल, अर्गोस्टिरॉल, उपरोक्त दोनों ही, मतलब अर्गोस्टिरॉल और कोलेस्ट्रॉल, और पांचवा चौथा इनमें से कोई नहीं। कौन सा आंसर है ये आपको बतानी है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, वनस्पति घी तैयार किया जाता है। वनस्पति घी जिसको डालडा भी बोलते हैं, वो तैयार किया जाता है। कैसे तैयार होता है? पहला ऑप्शन हाइड्रोजिनेशन, दूसरा ऑप्शन सैपोनिफिकेशन, तीसरा इमल्सिफिकेशन, और चौथा इनमें से कोई नहीं। समझ गए? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर देखो, वसा को जब जल के साथ फेंटा जाता है तो वसा के कण अत्यंत सूक्ष्म कणों में विभक्त हो जाते हैं तथा पानी में तैरने लगते हैं, और इसे कहते हैं इमल्सिफिकेशन या हाइड्रोजिनेशन या सैपोनिफिकेशन या एक्रोलीन। ऑप्शन फिर से सुनो, वसा को जब जल के साथ फेंटा जाता है तो वसा के कण अत्यंत सूक्ष्म कणों में विभक्त हो जाते हैं तथा पानी में तैरने लगते हैं, इसे कहते हैं इमल्सिफिकेशन। दूसरा हाइड्रोजिनेशन, तीसरा सैपोनिफिकेशन, और चौथा एक्रोलीन। क्या करेक्ट आंसर है? यू हैव टू गिव द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, जब घी या तेल को अधिक समय तक गर्म किया जाता है तो तेज धुआं निकलता है, जिसका कारण है, क्या कारण है उसका? पहला एक्रोलीन बनना, दूसरा साबुनीकरण की क्रिया होना, तीसरा स्प्रू बनना, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं।
जब आप घी या तेल को गर्म करते हो तो धुआं छोड़ने लगता है तेल, तो ये धुआं कैसे छूटता है, किसके कारण छूटता है, ये आपको बताना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8वां, रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा होती है, रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा होती है 150 से 200 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड, 250 से 300 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड, 300 से 350 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड और 400 टू 450 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड। करेक्ट आंसर यू हैव टू चूज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखो, वसी अम्लों तथा मोनोहाइड्रिक एवं डाइहाइड्रिक अल्कोहल से बनने वाले एस्टर को कहते हैं, क्या कहलाता है वो, वसा, लिपिड, मोम या कंपाउंड लिपिड, क्या बोलते हैं इसको। वसी अम्लों तथा मोनोहाइड्रिक एवं डाइहाइड्रिक अल्कोहल से बनने वाले एस्टर को कहते हैं वसा या लिपिड या वैक्स या कंपाउंड लिपिड। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में पहुंचते हैं। सरल एवं संयुक्त लिपिड के जल अपघटन करने से जो नए पदार्थ बनते हैं वे कहलाते हैं, सुनो मेरी देख प्रश्न को ध्यान से, सरल एवं संयुक्त लिपिड के जल अपघटन मतलब हाइड्रोलिसिस करने से जो नए पदार्थ बनते हैं वो कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, व्युत्पादित लिपिड, एस्टिरॉल या यौगिक लिपिड या इनमें से कोई नहीं। कौन सा करेक्ट आंसर है वो तुम्हें बताने हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 11वां, वसा का चयापचय का मुख्य स्थान है, मतलब फैट का मेटाबॉलिज्म का मुख्य जो प्लेस है वो है पहला अग्नाशय, दूसरा यकृत, तीसरा छोटी आंत या चौथा आमाशय। कहाँ मेटाबॉलिज्म होता है फैट का, ये जरूरी है आपको जानना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखो 12वां, त्वचा को कांतिमय बनाए रखने के लिए, है ना, त्वचा को सुंदर और कांतिमय बनाए रखने के लिए जरूरी है, क्या क्या जरूरी है, लिनोलिक अम्ल या लिनोलेइक अम्ल या एरिकडोनिक अम्ल या उपरोक्त सभी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है सो तुम्हें बताना है, ठीक है। अब देखो मैं समझती हूँ बेटे आपको क्वेश्चंस मालूम हो गया होगा और आप समझ गई होंगी, फिर भी अगर आपको समझ नहीं आया होगा तो चलिए मैं हर एक क्वेश्चंस को पहले की भांति आपको क्लियर कर देती हूँ, जिससे कि आपको पता चल जाए कि क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। अपने आंसर को मिलाते रहिए। पहले भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालती थी, आप ये कहते थे मैडम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ढूंढने में मुश्किल होता है, समय कम है, तो चलिए मैं हाथ के हाथ क्वेश्चन बताती हूँ। पहला है सल्फोलिपिड उपस्थित होता है किसमें, मस्तिष्क में, याद रखना सल्फोलिपिड उपस्थित रहता है आपका ब्रेन में। यह लिपिड वसा और अवश्य पदार्थ जो नॉन फैट मटेरियल है जिसमें कार्बोज और सल्फ्यूरिक अम्ल रहता है ना, इनके मिलने से बनता है और ये सल्फोलिपिड कहलाता है जो हमारे ब्रेन में उपस्थित रहता है, ठीक है। दूसरा मैंने पूछा था फास्फोलिपिड्स उपस्थित होता है किसमें, सेरेब्रोसाइट्स में, गैंग्लियोसाइट्स में, मांसपेशियों में या मस्तिष्क में। आंसर क्या है, मांसपेशियों में, क्योंकि सेरेब्रोसाइट्स गैंग्लियोसाइट्स ये मस्तिष्क का ही एक पार्ट है। जब आप मस्तिष्क ब्रेन को पढ़े होंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी में तो आपने देखा होगा ये पार्ट है किसका, सेरेब्रोसाइट्स, गैंग्लियोसाइट्स, ये सब ब्रेन का ही एक पार्ट है। तो इनमें नहीं रहता है, ये किस में रहता है, मांसपेशियों में। फास्फोलिपिड रहेगा मांसपेशियों में। नेक्स्ट, फास्फोलिपिड में वसीय अम्लों एवं ग्लिसरॉल के साथ साथ अवश्य पदार्थ के रूप में फास्फोरिक अम्ल और नाइट्रोजन युक्त क्षार होते हैं, जैसे लेसिथिन, प्लाज्मोलोजिन्स, प्रोटियोलिपिड्स एक्सेट्रा। ठीक है, समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हमारे शरीर में वसा का स्थानांतरण होता है। वसा का स्थानांतरण आपको पता होना चाहिए, कौन सा है, लाइपोप्रोटीन। लाइपोप्रोटीन के द्वारा ही वसा का स्थानांतरण होता है। कहाँ से, ब्लड से लसीकीय वाहिनियों में और वहां से चला जाता है यकृत में और फिर वहां से चला जाता है ऊतकों में। ठीक है, तो इसमें वसा के साथ
अवश्य पदार्थ के रूप में प्रोटीन होता है और हमारे शरीर में इसी वसा का सर्वाधिक महत्व है, क्योंकि ये स्थानांतरण इसी वसा के माध्यम से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, प्राणिज स्टीरोल्स हैं कौन से? कोलेस्ट्रॉल, अर्गिस्ट्रॉल, और तीसरा ऑप्शन है 1 एवं 2, मतलब कोलेस्ट्रॉल, अर्गिस्ट्रॉल, और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर क्या है? कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल प्राणिज स्टीरोल्स है, आपको पता है हमारे रक्त धमनियों में पाया जाता है, और कोलेस्ट्रॉल जब ज़्यादा जम जाता है तो ये हार्ट को रोगग्रस्त कर देता है, बीमार कर देता है, रक्त वाहिनियों में जम जाता है। और रक्त वाहिनी की जो जैसे इतनी मोटी नली है तो जमने के कारण क्या होगा, ये सक्रिय हो जाएगी और इतनी छोटी हो जाएगी, तो रक्त का प्रवाह बड़ा धीमे धीमे होगा, मतलब नाली जाम हो जाएगी एक तरह से समझो, और फिर ये हार्ट को जाकर के प्रॉब्लम करता है, जिससे हार्ट अटैक वाली प्रॉब्लम उत्पन्न हो जाती है। ठीक है ना, हृदय का जो घात बोलते हैं, हृदयाघात होने का संभावना बढ़ जाता है, हार्ट डिजीज हो जाता है, जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज जिसको आप बोलते हैं वो हो जाता है अगर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा मात्रा में होगा तो ये प्राणिज स्टीरोल है। अर्गोस्टीरोल है जो वनस्पतिज स्टीरोल है, खास करके आपको ईस्ट में ज़्यादा इसकी मात्रा मिलती है। अब 5वां क्वेश्चन मैंने पूछा था, वनस्पति घी तैयार किया जाता है, कैसे वनस्पति घी तैयार करते हैं बताओ? वनस्पति घी तैयार करते हैं हाइड्रोजिनेशन की क्रिया के द्वारा। असंतृप्त वसीय अम्ल जो होते हैं, जो तेल होते हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, मैंने आपको बताया तेल है, खास करके सरसों का तेल है, या तिल का तेल है, तीसी का तेल है, अलसी का तेल है ना, को संतृप्त वसीय अम्लों में बदल दिया जाता है, और इस प्रक्रिया में वसीय अम्लों में हाइड्रोजन को प्रविष्ट कराकर कार्बन अणुओं को संतृप्त किया जाता है। असंतृप्त मतलब पहले ही बताए थे आपको, अनसैचुरेट मतलब कार्बन में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, सैचुरेटेड मतलब कार्बन में एक ही बॉन्ड है जो हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसको असंतृप्त वसीय अम्लों को संतृप्त वसीय अम्लों में कन्वर्ट किया जाता है, जिससे वो द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में बदल जाते हैं और उनका शीर्ष रूप ट्रांस रूप में परिवर्तित हो जाता है। समझ गए बात को? वनस्पति घी जो डालडा के रूप में हम खाने में काम में लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 देखो आप, वसा को जब जल के साथ फेंटा जाता है तो वसा के कण अत्यंत सूक्ष्म कणों में विभक्त हो जाते हैं तथा पानी में तैरने लगते हैं, जिसे कहते हैं इमल्सिफिकेशन। पहले भी मैंने आपको बताया था, जब हम डाइजेशन पढ़ा रहे थे तो उस चैप्टर को आपने ध्यान से देखा होगा तो सुना होगा कि वसा जो हमारा दूध वाला वसा है, या जो वसा हम भोजन के माध्यम से लेते हैं, तेल लेते हैं, वो सब जा करके क्या होता है, पाइसीकृत हो जाता है, छोटे छोटे कणों में विभक्त हो जाता है ड्यू टू एंजाइम्स की क्रिया से, है ना, उसको हम पाइसीकरण कहते हैं, इमल्सिफिकेशन कहते हैं। और जल के साथ उसको फेंटते हैं तो ये छोटे छोटे कणों में विभक्त हो जाते हैं, अत्यंत सूक्ष्म कणों में विभक्त हो जाते हैं, और जिसको हम इमल्सिफिकेशन कहते हैं। समझ गए बात को? मैं समझती हूँ अब आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7, जब घी या तेल को अधिक समय तक गर्म किया जाता है तो तेज धुआं निकलता है, जिसका क्या कारण है? एक्रोलीन बनना। क्या होता है? एक्रोलीन बनता है, और ये एक्रोलीन हमारे स्वास्थ्य के लिए खराब है। कई बार हमारे यहाँ जैसे कि शादी है, ब्याह है या पूजा पाठ है और हम बड़े स्तर पर भोज कराते हैं तो बहुत सारा घी और तेल बच जाता है, पूड़ियाँ छनी हुई बच जाती है, मिठाइयाँ छनी हुई बच जाती है। तो उस तेल को या उस घी को यथाशीघ्र कंज्यूम कर लेना चाहिए। अगर उसको लंबे समय तक रखोगे तो फिर वो खराब होगा, आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि उसमें एक्रोलीन बन जाता है और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। उसको खाने से हमें फ़ायदा नहीं होगा बल्कि नुकसान होगा। ठीक है, तो जब कभी भी आपके घर में कोई लार्ज स्केल पर शादी, विवाह, मुंडन या तीज त्यौहार के अवसर पर अगर पूड़ियाँ आपने तलते हो या आप मिठाइयाँ कुछ बनाते हो और घी और तेल बच जाता है तो उसको जितनी जल्दी हो सके कंज्यूम कर लीजिए, अन्यथा रहते 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 उसका वो सड़ने लगता है, खराब होने लगता है ड्यू टू एक्रोलीन। और जो आप देखते हो कि वसा का और घी का जो गंध आने लगती है, तीव्र गंध आने लगता है, एक्रोलीन के कारण ही होता है। क्योंकि लंबे समय तक जब आप वसा और घी को गर्म करते हो तो वो अपने सबसे सरलतम इकाई में टूट जाता है,
वसी अम्ल और ग्लिसरॉल में, और जिससे तीव्र गंध वाला एक्रोलीन बनता है, और ये एक्रोलीन आपका स्वास्थ्य के दुश्मन है, स्वास्थ्य के लिए खराब है, तो ऐसी चीज़ों को नहीं खाना चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 8वां, रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा होती है 150 से 200 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड। कई जगह पर आपको 150 से 160 मिलीग्राम पर मिलीलीटर ऑफ ब्लड होगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो सीमा है मैंने आपको बताया है पार वाली सीमा है, मतलब 200 से ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होना सही नहीं है। अगर 200 से ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल है तो धमनियों को नुकसान होगा और हार्ट को आगे चल करके नुकसान होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखो 9वां, वसी अम्लों तथा मोनोहाइड्रिक और डाईहाइड्रिक अल्कोहल से बनने वाले एस्टर को हम कहते हैं मोम, वैक्स। क्या कहते हैं हम? वैक्स कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 10वां, सरल एवं संयुक्त लिपिड के जल अपघटन करने से जो नए पदार्थ बनते हैं वो कहलाते हैं व्युत्पादित लिपिड। क्या कहलाते हैं? व्युत्पादित लिपिड, डेरिवेटिव लिपिड कहलाते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11वां, वसा का चयापचय का मुख्य स्थान है, मैंने पहले भी बताया था, यकृत। लीवर आपका स्टोरेज हाउस ऑफ द बॉडी है, इसमें सभी प्रकार के जो विटामिन ए, डी, ई के, इनका सब स्टोरेज होता है। वसा का यहाँ पर चयापचय होता है ना, तो यकृत है आपका बेस्ट ऑप्शन। वसा का चयापचय का मुख्य स्थान कौन सा है? यकृत है, क्योंकि यकृत में ही फास्फोलिपिड और लाइपोप्रोटीन का निर्माण होता है। अब क्वेश्चन नंबर 12वां, त्वचा को कांतिमय बनाए रखने के लिए जरूरी है, क्या जरूरी है बेटे? पहला लिनोलिक अम्ल, दूसरा लिनोलेइक अम्ल, तीसरा एरिकडोनिक अम्ल और चौथा उपरोक्त सभी। आंसर सभी। अगर ये चीज़ें नहीं होंगी, आप देखो जाड़े के मौसम में अगर आप तेल नहीं लगाती हैं, चेहरे पर क्रीम नहीं लगाती हैं, हाथ पैरों में तेल नहीं लगाती हैं, तो वहाँ की त्वचा रुखड़ी हो जाती है और उसमें से जैसे मछली के चोए होते हैं वैसे उसमें से आपकी त्वचा रूखी सूखी बेजान होकर के उसमें से स्केल छूटने लगता है और डर्मेटाइटिस नामक रोग हो जाता है, त्वचा का रोग है। एक्जिमा भी इन फैट की कमी के कारण होता है, जो मैंने आपको बताया, लिनोलिक अम्ल, लिनोलेइक अम्ल, एरिकडोनिक अम्ल, इनकी कमी से कई बार एक्जिमा भी हो जाता है। तो अलसी का तेल, मछली के तेल, कॉड लिवर ऑयल इत्यादि में ये प्रचुरता से मिलते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको फैट से संबंधित सारे प्रश्नों को करा दिया है। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि दूसरे बच्चों को भी फ़ायदा हो और मुझे भी उत्साह बढ़े कि मैंने जो बताया है क्या बच्चों को काम आया, बच्चे पसंद किए, नहीं किए, तभी मैं आगे का वीडियो बना पाऊँगी। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एपिसोड के साथ, और तब तक मैं आपको दूसरा चीज़ जो इम्पोर्टेंट होगा मैं बताने का प्रयास करूँगी। ओके, बाय बाय।